नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए आया हूं। आप जैसे सभी लोग जानते हो, एक नया कानून हमारे देश के अंदर लागू हो चुके हैं। न्यू क्रिमिनल लॉज, हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता। अब यहां पर अगर मैं बीएनएसएस की बात करूं, नए सीआरपीसी की बात करूं, तो इसके अंदर एक नया सेक्शन जोड़ दिया गया है 107, जो एक बहुत सिरदर्दी देने वाला है। याद रखना, मेरे शब्दों पर थोड़ा सा गौर करिएगा। मैं कह रहा हूं बहुत सिरदर्दी देने वाला है यह सेक्शन 107 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। अब इस सेक्शन के अंदर क्या ऐसी नई बात जोड़ दी गई है कि यहां पर पुलिस वाले के पास पूरा अधिकार है कि अगर पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन करते दौरान आपकी प्रॉपर्टी पे शक होता है ना कि ये प्रॉपर्टी जो आप अपने पास रख कर बैठे हुए हो, इस प्रॉपर्टी के अंदर इस प्रॉपर्टी को जो है इस्तेमाल किया गया था, किस चीज के लिए इस्तेमाल किया था? कोई अपराध करने के लिए। तो ऐसे केस में पुलिस वाले आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे, सीधे तौर पे आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा और जनता के बीच में आपकी प्रॉपर्टी को जब्त करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब आपको ये बात मेरी सुनने के बाद में मजाक लग रही होगी कि सर ऐसे कैसे पुलिस वाले मेरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे और जनता में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? मैंने अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी कमाई है, तो आपकी इस बात पे कोई सुनवाई नहीं होगी। ये बात को याद रखना। अब ये बात लिखी कहां है? सेक्शन नंबर 107 बीएनएसएस के अंदर। आप ये वाले सेक्शन को जरूर देखिएगा अगर आप लोगों के पास अपना बेयर एक्ट होगा तो। अब मुद्दे की बात करते हैं। यहां पे साफ लिखा हुआ है, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसको लगता है कि भाई जो आपके पास प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी जो है आपके पास, जो आप अपने पास प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है। अब वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। आपकी गाड़ी हो गई, आपका ये पेन क्यों नहीं हो गया हो, ठीक है? याद रखना, ये पेन हो या कोई गाड़ी हो या कोई प्रॉपर्टी, आपका मकान हो, घर हो, एनी प्रॉपर्टी। मैं बात यहां पे क्लियरली बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे प्रॉपर्टी का वर्ड यूज करा हुआ है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है मूवेबल या इमूवेबल। तो जो आपके पास प्रॉपर्टी रखी हुई है वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इस्तेमाल करी गई है। तो जहां जहां मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं उस पर गौर जरूर करिएगा कि पुलिस वाला अगर इन्वेस्टिगेशन करते दौरान उसे लगता है कि कोई भी आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसको क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इस्तेमाल करा हुआ है, तो वो क्या करेंगे? अब वो भागे भागे जाएंगे अप्रूवल लेने के लिए। पुलिस वाले भागा भागा कहां जाएगा? अप्रूवल लेने के लिए। किससे अप्रूवल लेने के लिए? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से या कमिश्नर ऑफ पुलिस से, और कि अपना एसपी साहब यानी कि एक पुलिस ऑफिसर, उनके ऊपर ऑफिसर होते हैं, उनका नाम क्या होता है? या तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे। अब एसपी के भी ऊपर होते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस। इन दोनों में से किसी भी व्यक्ति से पुलिस वाले क्या करेंगे? अप्रूवल ले लेंगे। किस बात का? कि साहब हमें ना एक प्रॉपर्टी मिली है इन्वेस्टिगेशन करते दौरान, और ये प्रॉपर्टी जो है मुझे ऐसा लगता है क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इस्तेमाल में आई है, तो क्या मैं आपसे आप मुझे अप्रूवल दे दीजिए ताकि मैं मैजिस्ट्रेट को यह बात बता सकूंगा। तो अगर एसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस परमिशन दे देंगे तो उसके बाद में जो पुलिस वाला है वो क्या करेगा? एक एप्लीकेशन लगाएगा। इनके पास? मैजिस्ट्रेट साहब के पास। अब मैजिस्ट्रेट साहब के पास एप्लीकेशन किस बात की लगाई जा रही है कि मैजिस्ट्रेट साहब आप जो है संज्ञान लीजिए, आप जो है संज्ञान लीजिए कि मेरे को एक ऐसी प्रॉपर्टी मिली है जहां पे क्रिमिनल एक्टिविटी का इस्तेमाल करा गया है। दूसरी बात, अब यहां पे मैजिस्ट्रेट साहब संज्ञान कर लेने के बाद में क्या कर लेंगे? हद से हद मेरी प्रॉपर्टी के साथ में क्या कर लेंगे वो भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें साफ ये बात बोली हुई है कि अगर कोई भी कोर्ट या मैजिस्ट्रेट के पास जो एप्लीकेशन पुलिस वाले ने लगाई है और कोर्ट या मैजिस्ट्रेट को भी भरोसा हो जाता है कि हाँ यार ये जो प्रॉपर्टी पुलिस वाले ढूंढ के लाए हैं ना, ठीक है, और जो पुलिस वाले ने मेरे आगे एविडेंसेस पेश करे हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, कि तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी अपराध के अंदर इस्तेमाल में करी गई है, तो कोर्ट क्या करेंगे? कोर्ट जो है अब आपको, जिसकी प्रॉपर्टी होगी, हाँ है ना, अब जिसकी प्रॉपर्टी होगी तो कोर्ट जो है आपको क्या करेंगे? नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजने के बाद किस चीज का नोटिस? कि अब आप कोर्ट में जाओगे और जज साहब को एक्सप्लेन करोगे कि जज साहब पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, जज साहब मेरी प्रॉपर्टी जो पुलिस वालों ने जब्त कर ली है या पुलिस वाले ने जो मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी में इस्तेमाल हुई है, नहीं जज साहब, मैं तो सच्चा आदमी हूं, मेरी तो प्रॉपर्टी बिल्कुल सही सलामत है, मैंने तो किसी और व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदी है, अब मुझे नहीं पता कि पहले क्या था और अब क्या है, मैं तो सच बोल रहा हूं। तो आपको यहां पर शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, ठीक है? आपको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। कितने दिन के अंदर अंदर आपको कोर्ट के अंदर पेश होना पड़ेगा? 14 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर अंदर नोटिस मिलने के बाद में आपको मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होना मैंडेटरी है। अगर पेश होना मैंडेटरी है, अगर मान लेते हैं आप अगर कोर्ट के अंदर पेश नहीं होते हो, आप कहते हो लेट गो कर देते हो, आप कहते हो छोड़ो ना, ऐसे तो कोर्ट के नोटिस बहुत आते हैं मेरे पास में, तो याद रखना आपको कोर्ट क्या डिक्लेयर कर देगा? आपको कोर्ट एक्स पार्टी घोषित कर देगा कि अब आप कोर्ट में नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। तो यहां पे कोर्ट आपको क्या कर देगा? एक्स पार्टी घोषित कर देगा। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? एक तरफा फैसला लेंगे, ठीक है जी। अब यहां पे अगर मान लेते हैं आप कोर्ट में आ गए
और आपने एक्सप्लेनेशन अपनी दे दी कि जैसा साहब मैं तो सच सच बोल रहा हूं, मैं तो सत्यवादी इंसान हूं, मेरी प्रॉपर्टी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज नहीं करी हुई है, तो इस केस में दो बातें आ सकती हैं। या तो मैजिस्ट्रेट साहब आपकी बात पे भरोसा करेंगे तो मैजिस्ट्रेट साहब वहीं पे केस को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आपकी बात पे मैजिस्ट्रेट साहब भरोसा नहीं करते हैं और पुलिस वालों के द्वारा जो दिए गए सबूत हैं और एक्सप्लेनेशन है उस पर भरोसा करते हैं, तो मैजिस्ट्रेट साहब सीधा क्या ऑर्डर पास कर देंगे? सीधा, याद रखना मेरी बात, सीधा मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, सीधा आपका ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। किस चीज का? कि इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए, इस प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाए। ठीक है जी। अब आपकी प्रॉपर्टी उस टाइम पे जीवन भर के लिए जब्त हो जाएगी। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं, जीवन भर के लिए जब्त हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई सुनवाई नहीं है। यहां पर ये आपको मैं जो धारा पढ़ा रहा हूं, सेक्शन पढ़ा रहा हूं, इसके अंदर कोई सुनवाई करने वाली बात नहीं है कि आप कहां पे जाओगे, कहां नहीं जाओगे, अपील करने के लिए जाओगे। अब अपील करने के लिए जा सकते हो, बट उतने टाइम में आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होगी। अब अपील करने के लिए कोई ग्राउंड नहीं बचेगा। अब अपील करके भी क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? आपको प्रॉपर्टी तो वापसी मिलने वाली है नहीं, क्योंकि जिसको प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है अब लोगों के द्वारा, अब उनसे वापसी लेने में भी बहुत लंबा समय जाएगा, या जाएगा भी नहीं जाएगा, या अपीलेट कोर्ट ऑर्डर पास करेंगे आपके फेवर में नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं एक आपको इंपॉर्टेंट ये नई धारा जो हमारी बनाई गई है इसके अंदर जो बातें हैं ये बताई हुई हैं। तो कोर्ट क्या करेंगे कि पहली बात तो पुलिस वालों उठा के प्रॉपर्टी अटैच करके सीज कर ली जाए। ठीक है जी। और साथ में यहां पे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं यहां पे, और साथ में मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर भी करेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है ना, एरिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का मतलब होता है जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। ठीक है, दो तरह के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं। एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, एक होते हैं जुडिशियल ऑफिसर, वो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं। दोनों का अपना अपना अलग कर्तव्य होता है। एक मैजिस्ट्रेट का कर्तव्य होता है अपराध को होने से रोकना, एक मैजिस्ट्रेट साहब का कर्तव्य होता है अपराध हो जाने के बाद न्याय देना। तो दोनों के अपने अलग अलग कर्तव्य होते हैं, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। तो यहां पे वर्ड यूज करा हुआ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो अब डीएम क्या करेंगे? अब आपकी प्रॉपर्टी जो जब्त करी हुई है मैजिस्ट्रेट साहब ने, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने जो आपकी प्रॉपर्टी जब्त करी है, अब उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किनके बीच में? लोगों के बीच में, कि जनता में प्रॉपर्टी बांट दो। अब ये जनता में कौन कौन लोग आएंगे? जनता में वो लोग आएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी जब क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इस्तेमाल करी गई थी ना, तो उन जनता में से लोग होंगे जिसकी वजह से उन लोगों को आपकी प्रॉपर्टी जब इस्तेमाल हुई थी, लोगों को परेशानी हुई होगी, लोग अफेक्ट हुए होंगे। तो जितने लोगों को परेशानी हुई, दुख हुआ, दर्द हुआ, अफेक्ट हुए, उन लोगों में आपकी प्रॉपर्टी बांट दी जाएगी। साफ वर्ड यूज करा है, मैं कोई नई बात या अपनी मनमर्जी से कोई बात मैं नहीं बता रहा हूं। आप लोग भले किसी के पास भी जाके ये धारा को पढ़वा लेना, ठीक है? मतलब सारा का सारा यही है, सीधे और सीधे एंड सिंपल शब्दों के अंदर। ठीक है जी, ये बात समझ में आ जाती है। अब आगे अगर मैं आगे एक और बात बताऊं तो यहां पे बोला हुआ है कि जैसे ही जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने का अपना पावर मिल जाएगी, तो कितने दिन के अंदर अंदर आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? 60 दिन के अंदर अंदर, 60 डेज। अब ये 60 डेज बहुत जरूरी है, यानी कि आपको अपनी प्रॉपर्टी बचानी है, अपील में जाना है या कहीं पे भी जाना है, तो ये 60 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टी बचानी पड़ेगी। अगर ये 60 दिन बीत गए, आपकी प्रॉपर्टी जीवन में आपको कभी वापसी नहीं मिलेगी, या ये मेरा क्लियर शब्दों में दावा है, याद रखना। ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं ग्राउंड लेवल की तरफ बात करता हूं, तो अब इसके अंदर एक बात यह भी बोली हुई है, मान लेते हैं आपकी प्रॉपर्टी क्रिमिनल एक्टिविटी में इस्तेमाल में तो हुई है, लेकिन कोई व्यक्ति जो जनता है, जनता में कोई बंदा परेशान नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, अफेक्ट नहीं हुआ क्राइम, आपकी क्रिमिनल क्राइम करने की वजह से, तो क्या होगा? तो भी कोई बात नहीं, आपकी प्रॉपर्टी क्रिमिनल एक्टिविटी में इस्तेमाल में तो आई है ना, और ये बात प्रूव भी नहीं करी गई है। ये बात ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट के थ्रू, जज साहब को ऐसा लगता है, पुलिस वाले को ऐसा लगता है, पुलिस वाले ने बस अपने कुछ सबूत पेश करे हैं, उससे ही मैजिस्ट्रेट साहब को ये बस लग जाता है। तो इस केस में क्या कर दिया जाएगा? कोई बात नहीं, अगर कोई अफेक्ट करने वाला नहीं है तो सरकार को प्रॉपर्टी फॉरफिट कर दी जाएगी, कि अब सरकार आपकी प्रॉपर्टी जीवन भर के लिए जब्त कर लेगी, काम खत्म। कि अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई व्यक्ति है नहीं, कोई बात नहीं, सरकार तो है ना, सरकार को दान दे दो, सरकार को आपको प्रॉपर्टी फॉरफिट कर दी जाएगी, बात खत्म। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 107 आपको कितना पसंद आया? एक बारी मुझे चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि ये जो धारा बनाई है, ये धारा कितनी बढ़िया है। और पहले बताऊं, पुराना वाला जो हमारा सीआरपीसी था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, उसमें यह धारा नहीं थी। यह धारा अभी नए वाले कानून में, भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर सेक्शन 107 में यह धारा डाली गई है, पहले नहीं थी। दूसरी बात मैं आपको एक और अनोखी बताता हूं कि आपने अगर मेरी इससे पहली वाली वीडियो लाइव लेक्चर देखा होगा तो वहां पर मैंने आपको बताया भी है, इस धारा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज करा हुआ है, इस धारा को रद्द कर देना चाहिए, ऐसा
बार एसोसिएशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज करा हुआ है। तो आप लोग किस बात को सपोर्ट करते हो कि यह धारा हमारे कानून के अंदर बनी रहे या इस धारा को रद्द कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि ये आर्टिकल 14, 19, 21 का वायलेशन है नहीं है, इसके तहत इस धारा को नल एंड वॉइड यानी कि वॉइड घोषित कर देना चाहिए या नहीं? आप लोग किसके पक्ष में हो, वैलिड में या वॉइड में? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना जुडिशरी की या एआईबी बैचेस की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको ये पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। साथ में अगर आप में से कुछ लोग अगर तैयारी करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो एंड एआईबी का पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, एमसीक्यू जो आपको सवालों के क्वेश्चन दिए जाते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं, और जो आंसर कीज होती हैं वो भी आपको जो भी टेस्ट होता है उसकी आंसर कीज आपको लाइन वाइज प्रोवाइड करा दी जाती हैं। आप लोग मोबाइल का इस्तेमाल करके क्लासेस लेना चाहते हो, वेल एंड गुड। आईफोन का वेल एंड गुड, लैपटॉप का वेल एंड गुड। तो सारे के सारे आपको पास पोर्टल अवेलेबल होंगे, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एप्लीकेशन का लिंक है, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड करिए एंड अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। साथ में जुडिशरी के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैच है और अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको अपडेट मिल जाएगी एप्लीकेशन के अंदर। हम जो नया बैच भी लेकर आने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, बीएनएसएस का, क्योंकि बहुत टाइम से लोग इंतजार कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए बैच लेकर आने वाला हूं। साथ में टीपीए का भी है एंड पूरा का पूरा फैमिली लॉ का भी बैच है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन का भी बैच है। तो आप लोग वेट बिल्कुल मत करना, अभी के अभी आप लोग डाउनलोड करके ज्वाइन करो, क्लासेस लेना शुरू करो और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आने वाले एग्जाम्स के अंदर अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।